तो आसियान का इतिहास समझना भी आपके लिए जरूरी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कहा गया था, इससे पहले वो आपने देखा। लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट की जो बात है वो की गई थी। अब आप इतिहास को समझिए। 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। संस्थापक सदस्य इसके कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। एशिया प्रशांत में तनाव को कम करने के लिए बाकायदा इसका मकसद था, स्थापना की गई थी। राजनीतिक सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए गठन किया गया था। उद्देश्य क्या था ये आप समझिए। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास इसका मुख्य तौर पर उद्देश्य था, जो कि समझ में आता है। इधर आसियान से मुक्त व्यापार समझौते भी हुए हैं, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले महेश सचदेवा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो प्रधानमंत्री की तरफ से इससे पहले 2022 के संबोधन में कहा गया डिजिटली कि अब जो वक्त है वो लुक ईस्ट के बजाय अब एक्ट ईस्ट की तरफ हमें हमारा जो रुख है वो बढ़ना चाहिए, ये कैसे, ये क्या बतलाता है और ये किस तरह से साउथ एशियन कंट्रीज के लिए, जिसका भारत भी अंग है, अहम हो जाता है? ये जो परिवर्तन है ये क्रमशः है और एक तरह से तर्कसंगत है, क्योंकि देखना अपनी जगह पर होता है, लेकिन उस पर को क्रियान्वित करना, उसका जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है भारत के लिए, अगर वो इन सब देशों का स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनना चाहता है। व्यापार जो है वो अच्छी तरह हो रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी खटास आ गई है, क्योंकि कई बार ऐसा पाया जाता है कि चीन का सामान आसियान देशों के माध्यम से आ रहा है भारत, ड्यूटी बचाने के लिए, एंटी डंपिंग चार्जेस बचाने के लिए। और तीसरी ओर ये भी होता दिखता है कि कई बार ऐसे सामान जो कि मिस डिक्लेयर किया जाता है और उससे ड्यूटी में फ़ायदा उठाया जाता है, जैसे मलेशिया और वियतनाम से है। तो भारत इन देशों से और आसियान से रीनिगोशिएट करना चाहता है। इसी तरह से सिंगापुर से जो हमारे इन्वेस्टमेंट आते हैं वो सबसे बड़े हैं। 117 बिलियन डॉलर अभी तक टोटल इन्वेस्टमेंट आसियान से आया है, जिसमें से 115 जो है वो सिंगापुर से ही अकेले आया है। लेकिन उसके बारे में कई बार राउंड ट्रिपिंग की बात की जाती है कि भारत से पैसा सिंगापुर जाता है और फिर वहाँ से वापस भारत भेज दिया जाता है फ़ायदा उठाने के लिए टैक्सेशन का। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कुछ खटास पैदा करती हैं। बिल्कुल खटास पैदा करती हैं, बिल्कुल आपने सही बात का जिक्र किया। लेकिन प्रोफेसर संजय भारद्वाज, इस समिट के जरिए जहां पर सारे देश एक साथ होंगे, चीन की विस्तारवादी नीति और उससे भी आगे बढ़कर अगर हम बात करें, जिस तरह से आतंकवाद का भी परोक्ष रूप से समर्थन करता हुआ आज की तारीख में चीन नजर आता है, कुछ लगाम लग पाएगी या नहीं? निश्चित रूप से देखिए, ये तो बात है कि जिस तरीके से चीन आतंकवादियों को, खासकर जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं उनको बिल्कुल में प्रोटेक्ट करता है, उनको ब्लैक लिस्ट में, यूएन लिस्ट में नहीं डालने देता है, तो निश्चित रूप से चीन इस तरीके की जो रोग स्टेट है या ये कहिए कि वॉयलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको सपोर्ट करता है। लेकिन जो मुद्दा अब भारत आ रहा है, खासकर ईस्ट एशिया समिट और इंडिया आसियान समिट में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण। पहली बात जो आपने पहले उठाया मुद्दा कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात है, सी लेन कम्युनिकेशन की बात है, वो सबसे बड़ा विवाद है इंडो पैसिफिक रीजन में आज के दिन, क्योंकि भारत एक फ्री नेविगेशनल राइट्स की बात करता है, रूल अबाइडिंग सिस्टम की बात करता है। चीन उसमें दखल अंदाजी करता है अपनी विस्तारवादी नीतियों से, और जिस तरीके से वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है वो सबके लिए, पूरे दक्षिणी इंडो पैसिफिक रीजन के लिए एक खतरा है। क्योंकि भारत का एक बहुत पुराना जुड़ाव है इस क्षेत्र से, आज से नहीं, चोला डायनेस्टी से। हम कहेंगे कि चोला डायनेस्टी से जिस तरीके का ट्रेड होता था, उस ट्रेड को हम बिल्कुल और देखना यह होगा कि चीन की खुद की मौजूदगी में किस तरह से चीन को ही काउंटर करने के लिए, और चीन की जो अलग अलग नीतियां हैं, विस्तारवादी से लेकर तमाम ऐसी नीतियां जिसका दुनिया भर में विरोध होता है, इसको लेकर क्या देखने को मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए।